जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो आइए, आर्मी का ज़बरदस्त एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसे अपन सोल्व करते हैं। टॉपिक दे रखा है ना। पूरे 50 प्रश्नों का पेपर रहेगा। भाग 1 जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 जिसमें सामान्य विज्ञान रहेगा, भाग 3 जिसमें गणित रहेगा, और भाग 4 जिसमें क्या रहेगा, आपका तर्क सकनी या रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख चुके होंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसमें आपको सेक्शन वाइज मिलेंगे। सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 1 से 15 तक रहेंगे। ठीक है, तो आइए जीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है या किसे बोलते हैं। तो भारत का लौह पुरुष सभी को पता है कि ये कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय। तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है अपना उधमपुर। कहाँ पर है, उधमपुर। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बाणसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। बाणसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर लगाइए। जो लोग ए लगा रहे हैं, सॉरी जो बी लगा रहे हैं वो करेक्ट लगा रहे हैं। तो जो बाणसागर बांध है वो कहाँ बना हुआ है, सोन नदी पर। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत के लेखक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से आंसर लगाइए। तो मेघदूत लिखी थी कालिदास जी ने। किसने लिखी थी, कालिदास जी ने। सभी को पता है कि मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की प्रथम महिला शासिका। सभी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये थी कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय सेना की स्थापना। तो भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, या इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1895 में, मतलब 1895 में। 1895 में। तो जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, फटाफट से आंसर लगाइए। पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लीग की स्थापना। तो इंडियन लीग की स्थापना करी थी एम.जी. रनाडे ने। किसने करी थी, एम.जी. रनाडे ने। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आएगा। फटाफट से चलते हैं 8वां क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सभी जानते हैं कि ये कौन है, बृहस्पति या विनस। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया का सबसे गहरा सागर। गहरा सागर कौन है, सभी जानते हैं, है ना। और फटाक से आंसर लगाइए। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो वेरी गुड, राइट आंसर लगा रहे हैं। प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टे से लगभग पूछा हुआ क्वेश्चन जाता है, हर एग्जाम में इससे पूछते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। वंदे मातरम राष्ट्रगान के रचयिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी, या कई बार ऑप्शन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी दिया जाता है। तो टेंशन ना लें, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाखरा नागल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, बाखरा नागल सबसे लंबी बहुउद्देशीय परियोजना है। राज्य और राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और विशेषकर आर्मी जीडी में तो पूछा ही जाता है। तो गोवा की राजधानी, सभी को पता है कि गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। गोवा की राजधानी हो गई पणजी। तो सभी राज्य की राजधानी आप जरूर याद करें, है ना, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। जीके का लास्ट क्वेश्चन, महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है रायपुर छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। चलिए फटाक से चलते हैं सेक्शन नंबर बी में।
जिसमें आपके साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेंगे 16 से 30। और इस बार आर्मी का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें आपके जो साइंस के क्वेश्चन 15 की जगह 20 कर दिए गए हैं। तो आपको अगले वीडियो में साइंस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, मतलब ब्लड पाया जाता है या ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो पूछने का तरीका थोड़ा अलग था एग्जामिनर का, बाकी आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पारसेक इकाई है। तो जो पारसेक है वो किसकी इकाई है, तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जीन बने होते हैं। जीन 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, डीएनए, आरएनए, है ना। तो जीन जो है वो बने होते हैं इकाई के, फटाक से आंसर दीजिए। तो जीन बने होते हैं डीएनए के, इकाई के बने होते हैं डीएनए के। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मलेरिया बीमारी फैलती है, तो मलेरिया ऑप्शन दे रखा है, मच्छर, बैक्टीरिया, मक्खी, मानव। तो मलेरिया सभी जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर का नाम कौन सा है, मादा एनाफिलिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो राइट रहेगा, है ना। मलेरिया रोग किससे होता है, मच्छर से होता है। 20वां क्वेश्चन है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हैं। तो तापमान जब दिखाते हैं डॉक्टर लोग तो किसका उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं पारा का, ठीक है। पारा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर या अच्छा चालक है, जिसमें बिजली बहुत अच्छे से निकलती है। तो बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, आपको ऑप्शन देख के क्लिक करना है। ग्लास, कागज, कापर। ग्लास, कागज, कापर। तो जो कापर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाक से आंसर लगाइए। तो जो आँख का रंग निर्धारण करता है वो कौन करता है, आइरिस करता है। तो जो लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्पीड से करेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है ना, कम समय लेते हुए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी, स्टेपिज। स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछते हैं भैया स्टेपिज कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो वो होती है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। क्या होती है, जांग में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन। विटामिन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लगभग ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी जो विटामिन के बिना पूरी हो सके। तो विटामिन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग है ना, और ये किस किस में पाए जाते हैं, ये जरूर याद करिएगा। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, सभी को पता है कि B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनका नाम पूछ सकते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है विटामिन बी का, विटामिन ए का। तो आप ये लोग जरूर याद करें, मैं एक वीडियो विटामिन के ऊपर भी बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि निम्न में किसमें सबसे अधिक ताप है। ताप मतलब टेम्परेचर। तो सबसे अधिक ऑप्शन देखिए आप, उबलते पानी, भाप, बर्फ में तो हो नहीं सकता। तो जो भाप है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों, क्योंकि भाप की जो विशिष्ट ऊष्मा है ना वो ज़्यादा रहती है, गुप्त ऊष्मा जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26, कि इनमें से कौन गैसों का एक उदाहरण है। गैसों के प्रसरण, प्रसरण मतलब फैलना, ठीक है। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती, खुशबू, इत्र, ये लगभग सभी जो है ये सभी किसका उदाहरण है, इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना, सभी प्रसरण के एक उदाहरण है। 27वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या दूध के खट्टे होने का के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो दूध खट्टा किसके कारण होता है, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, कि पायरिया नामक बीमारी होती है। पायरिया, तो पायरिया जो कि मुंह की बीमारी है, मसूड़ों की, जिसमें दांतों में ठंडा गर्म लगना, ब्लड आना, छाले होना, है ना, ये बीमारी कहलाती पायरिया। और ये होती विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में। तो पायरिया नामक बीमारी का जो मेन कारण है वो क्या है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो जो पायरिया बीमारी है वो होती है प्रोटोजोआ के कारण। जो लोग प्रोटोजोआ लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कवकों का अध्ययन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो विज्ञान की जितनी भी शाखा है जिसमें जिसका अध्ययन किया जाता है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है। तो चलिए आइए बताते हैं फटाक से कवकों का अध्ययन। तो जो कवकों का अध्ययन है वो कहलाता है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है
वो सही रहेगा। फाइकोलॉजी दे रखा है तो फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का, और जो पोमोलॉजी दे रखा है वो कहलाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद गणित के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मनुष्य में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो वेरी इजी है और सभी को पता है कि कितनी पाई जाती है, तो इसका जो ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, आपको सेक्शन वाइज कमेंट करना है कि आपको कितने कितने नंबर आ रहे हैं, आपको जीके में कितने नंबर आ रहे हैं, साइंस में कितने नंबर आ रहे हैं, आपको प्रॉपर कमेंट करके बताना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम आपका सॉल्यूशन निकाल कर देंगे। चलिए गणित पे आते हैं। गणित रहेगा अपना 31 से 45, मतलब वही 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको गणित के मात्र 10 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाक से आइए और देखते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए, मतलब 36% पे वो पास हो जाएगा। अब वो लाया कितना, 190। छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और 35 अंकों से असफल हो गया, मतलब 35 अंकों से असफल हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, तो मान लेते हैं अपन कि अधिकतम अंक कितना था, 100 था। मैं मान लेता हूँ कि अधिकतम अंक कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अधिकतम अंक मैंने मान लिया 100 होगा। लाया कितना, 190 लाया और 35 से फेल हो गया, मतलब 190 नंबर वो लाया और 35 नंबर से वो फेल हो गया। अगर 35 और लिया था तो वो पास हो जाता, तो मैं 35 को इसमें जोड़ देता हूँ। तो 190 और 35 हो जाते हैं अपने 225। क्या हो जाते हैं, 225। और 225 ये किसके बराबर थे, 36 के बराबर थे। तो इसको मैं 36 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर 36 से डिवाइड करता हूँ तो 1% की वैल्यू आ जाती है। तो 1% की वैल्यू आएगी 6.25। क्या आएगी, 6.25 इसकी 1% की वैल्यू आएगी। और मैंने अधिकतम अंक कितना माना था, 100। तो मैं 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो पूर्णांक था वो आ जाएगा 625 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो बोला वही करना है। कि 36% चाहिए था, ठीक है, मैंने मान लिया कि 36 पे पास हो जाएगा। अब वो 190 लेके आया और 35 से फेल हो गया, तो 35 मैंने इसमें और जोड़ दिए, तो 225 नंबर हो गए। और ये 225 नंबर ही तो 36% के बराबर है। तो इसको मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 6.25, है ना। और मेरा अधिकतम नंबर मैंने माना था कि मेरा पेपर कितने का होगा, 100% का होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कितना हो गया, 1% की वैल्यू आ गई। सॉरी, मेरा जो पेपर था पूरे कितने का आ गया, 625 का आ गया। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा और थोड़ी समय के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी। नेक्स्ट चलते हैं 32वां क्वेश्चन के। पिंकू, रिंकू, टिंकू आपस में 4200 रुपये की राशि 7, 8 और 6 के अनुपात में बांटते हैं। प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दिया जाए तो राशि का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, 3 आदमी हैं, अपन लिख लेते हैं। इनको मिलते हैं 4200 रुपये। कितने मिलते हैं, 4200 रुपये इनको मिलते हैं तीनों को। ठीक है, 4200 रुपये मिलते हैं, जिसमें पिंकू है, अपना टिंकू है, और कौन है अपना, सॉरी, पिंकू, रिंकू और टिंकू। ये PRT के नाम से मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस की कारण दिक्कत आएगी, तो बस आप लोग समझिए। इनका अनुपात लिख देता हूँ। पिंकू का 7 है, रिंकू का 8 है और इसका 6 है। ठीक है, तो 7, 8 और 6 के अनुपात में इनको मिलते हैं। तो पहले तो मैं टोटल अनुपात से इसको रेशियो को निकाल लेता हूँ कि टोटल मेरा एक रेशियो बराबर कितना है। तो कुल राशि तो मेरी कितनी है, 4200 रुपये है। और अनुपात को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7, 8 और 6 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये बनता है 21। ठीक है, तो मुझे एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, एक रेशियो बराबर आ जाएगा मेरा 200 रुपये। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, अब इस 200 का आप 7, 8 और 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये इनका आपस में रेशियो है। तो पिंकू के पास जो है, पिंकू के पास हो जाएंगे 1400 रुपये, पिंकू के पास हो जाएंगे 1400 रुपये, है ना। रिंकू के पास हो जाएंगे 8 दूना 1600 रुपये, 8 दूना 1600 रुपये, और टिंकू के पास हो जाएंगे 6 दूना 1200 रुपये। तो इनके पास, तीनों के पास अलग अलग पैसे कितने हो गए, 1400, 1600 और 1200 रुपये हो गए। अब बोला जा रहा है कि इनमें 200 रुपये और जोड़ दिए जाएं, सभी में 200 जोड़ दिए जाएं। तो अभी पिंकू के पास 1400 है, 200 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1600 हो जाएंगे। तो ये पिंकू के पास हो गए मेरे 1600 रुपये। ठीक है, समझना। उसके बाद रिंकू के पास 1600 है, 200 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया 1800। और टिंकू के पास 1200 है, 200 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1400 रुपये हो जाएंगे। तो ये इनका नया अनुपात आ जाएगा। ये P है ना, ये R और ये T। अब 2 खत्म हो जाएगी, ये बन जाएगा 16, 18 और 14। ये भी पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो, ये हो रहा 8 बार, ये हो रहा 9 बार और ये हो रहा 6 बार। तो 8, 9, 6,
8, 9, 6 ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा। तो ये नया अनुपात आ गया इसका, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक संख्या को जब 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। आइए समझते हैं फटाक से क्वेश्चन। तो एक संख्या को 136 से भाग देते हैं, तो मेरे पास मान लो कि संख्या क्या थी, x थी, ठीक है। मैं x को 136 से क्या दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, 136 से भाग दे रहा हूँ। तो मेरा जो शेषफल है वो कितना आ रहा था, 36 आ रहा था। अब बोला है कि इसको उसी संख्या से भाग दें कि शेषफल क्या हो, तो उसी संख्या से मतलब जो 36 है, ठीक है, 36 को मैं कैसे भाग दे रहा हूँ, 17 से। ये बोला है कि यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो क्या शेषफल है। तो अगर 17 को भाग दूँ, 17 से भाग दूंगा 36 में, तो 17 दूना 34, 2 बार पूरा भाग जाएगा और शेषफल बचेगा मेरा 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करेंगे, शेषफल में ही भाग देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 175 मीटर लंबी 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो बस ट्रेन वाले क्वेश्चन में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है या किलोमीटर में, मीटर में दिया होगा, किलोमीटर में पूछेंगे, किलोमीटर में दिया होगा, मीटर में पूछेंगे। चलिए तो फटाक से करते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको देखते हैं अपन। 175 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। तो आपको इसका छोटा सा जो फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मैं लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, छोटा सा फार्मूला है और सभी को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब इसमें मेरी दूरी क्या दे रखी है, देखो 175 मीटर दे रखी है, तो मैं दूरी लिख लेता हूँ 175 में दूरी लिख लेता हूँ, है ना। तो ये किसकी दूरी, ट्रेन की। प्लस 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी रेल को, किसी पुल को पार करेगी तो वो दूरी उसमें जुड़ेगी, ठीक है। तो 175 प्लस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 175 में अगर आप 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई, 210 मीटर हो गई, है ना। और समय लगता है 12 सेकंड, समय लगता है 12 सेकंड। तो आप 12 से भाग देंगे इसको, तो 12 से भाग देंगे आप, तो ये जाएगा 17.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 17.5 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई। पर अपने से पूछा है किलोमीटर, देखो को क्या पूछा है, किलोमीटर। तो 17.5 को अगर मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट में जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, इस जगह में करता हूँ। 17.5, देखो 17.5 हो गया। अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करता हूँ तो क्या करूँ, 18/5 से गुणा कर दूँ। तो ये 18/5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे 1 दशमलव से यहाँ 10 आ जाएगा, 5 से इसको काटूंगा 35 बार, है ना। 1 जीरो लग गया, 3.5 हो गया। 3.5 का अगर 18 में गुणा करूँगा तो 18 या 54, और कुछ ऊपर का जो जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 63, ठीक है, 63। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वो करेक्ट रहेगा। कैलकुलेशन करना है, प्रॉपर जगह नहीं है तो मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता पाया हूँ, बट आज चीज़ें समझना आप। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। 175 मीटर ट्रेन की दूरी और 35 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी मिलकर कितनी हो गई, 210 हो गई, 12 सेकंड में पार कर रही है। तो 17.5 मीटर पर सेकंड आ गई। और 17.5 को जब आप 18/5 से करेंगे सोल्व, है ना, रफ कॉपी में सोल्व करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है और अनुपात समानुपात से, औसत से है और पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। ए तथा बी की मासिक आय, मासिक का मतलब होता है मंथली इनकम, ठीक है। बी तथा सी की इतनी है, सी तथा ए की इतनी है, तो ए की क्या होगी ये पूछा है। तो सबसे पहले फटाक से निकालते हैं कि ए तथा बी की क्या होगी, ठीक है। मैं ए तथा बी की निकालता हूँ कि भैया ए तथा बी की क्या होगी। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये मेरे 3 आदमी हो गए, ठीक है, 3 आदमी हो गए। और इनकी मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ। तो ये 2 है, तो जो एज है, जो आय है वो भी डबल होगी। जैसे ए प्लस बी की 15,050 है, तो दोनों कितनी हो जाएगी, 30,100। कितनी हो जाएगी, 30,100। तो 30,100 कर लेता हूँ मैं। उसके बाद बी तथा सी की 15,350 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 30,700 हो जाएगी। 350 का डबल 700 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट सी तथा ए की 15,200 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 30,400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30,400 हो जाएगी, ठीक है। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा जगह का अभाव रहता है। अब ए बी सी
तो ये कितने हो गए 2ABC हो गए। तो 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2A + B + C, है ना, 2A + B + C। अब तीनों की अगर मैं जोड़ता हूँ तो 30 30 60 और 30 90, 90,000, 7 4 11 और 1 12, तो 51,200 इनकी क्या हो गई टोटल, इनकी 51,200 जो है इनकी टोटल आय हो गई। और ये लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, पर 2 2 बार कॉमन है, तो ये जो 2 है ये इसके बट्टे में चला जाएगा, तो मैं इसको 2 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। जब इसको मैं 2 से भाग करता हूँ तो ये जाता है 45,600 बार। कितनी बार, 45,600 बार ये जाता है। अब मेरे से क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि ए की मासिक आय ज्ञात करें। अब ए कहाँ है, देखिए जिसमें ए नहीं है उसमें से इसको घटा देंगे, 45,600 में से घटा देंगे। तो देखो 45,600 किसकी है, ए बी सी तीनों की है, और पूछा है कि ए की, तो जहाँ पर ए नहीं है तो ए कहाँ पर नहीं है, बी और सी में नहीं है, तो 30,700 इसमें से घटा दें। तो 45,600 में से 30,700 आप घटाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 14,900। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 36वां क्वेश्चन कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप ऑप्शन देख के ही लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा कि भैया जो 11 है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं, पहले 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि विषम और प्राकृत क्या होगा। प्राकृत मतलब जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है ना। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक चले, और विषम कैसी, जो 1 3 5 7 9 इसके अंतर में चले। तो प्रथम 10, तो पहली कौन होगी भाई, पहली तो 1 होगी, ठीक है। 1 के बाद कौन होगी, 3 होगी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17 और उसके बाद 19, है ना। ये 19 होगी। कितनी पूछे, 10 की पूछी, तो इनको काउंट कर लो आप, 10 हो गई है, ये 10 हो गई। तो पहली तो 1 हो गई और आखिरी कौन हो गई मेरी, 19 हो गई। तो इसका सिंपल फार्मूला है a + l/2, a + l/2। ए का मतलब होता है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या हो गई मेरी 1, अंतिम संख्या हो गई मेरी 19/2। तो ये क्या हो जाएगा 20/2, मतलब 10 मेरा जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 38वां क्वेश्चन की 200 का 5% क्या होगा। 200 का 5%, तो देखिए बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। दे रखा है कि 200, तो ये मैंने लिख दिया 200, इसका 5%, तो 5% के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगाते हैं, तो 2 0 से 2 0 खत्म। 2 का 5 में अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक आदमी ने खिलौना 100 रुपये में खरीदा। खरीदे का मतलब होता है कि क्रय करा, ठीक है, और 150 रुपये में बेचा, मतलब उसको विक्रय करा। तो खरीदे मूल्य को बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं, सीपी, सीपी या कॉस्ट ऑफ प्राइस। तो ये कितना है, 100 हो गया, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य उसको बोलते हैं एसपी, तो एसपी कितना हो गया, 150 हो गया। अब 100 में खरीदा, 150 में बेचा, तो बताइए लाभ कितने का हुआ, जो प्रॉफिट है वो तो मेरा 50 का हुआ, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 50 का। और फार्मूला लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ बटे सीपी, है ना। तो लाभ बटे सीपी कितना है, देखो तो सीपी कितना है, 100 है, तो बटे में 100 रख देता हूँ, गुणा 100, लाभ बटे सीपी गुणा 100, तो 100 से 100 खत्म, 50% का जो है उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऑप्शन जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, तो परिधि का सभी को आपको फार्मूला पता होगा, है ना, कि परिधि बराबर क्या होती है, कि परिधि बराबर होती है 2π और r, ठीक है, 2πr होती है। अब परिधि कितनी दे रखी है, 88 दे रखी है, तो परिधि बराबर कितनी हो गई, 88 हो गई, बराबर 2 पाई की जगह पाई की जगह अपन पाई का मान रख देंगे। तो ये पाई का मान सभी को पता है कि पाई का जो मान है वो होता है 22/7 गुणा आर, अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब 22 दूना कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। 44 आर गुणा 7, तो इस 7 का 88 में इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या करते हैं 88 गुणा 7 हो जाएगा, है ना। 22 दूना जो 44 है ये बटे में आ जाएगा, और आर मेरा यहाँ चला जाएगा, आर मेरा यहाँ चला जाएगा। तो 44 से 88 कटेगा 2 बार, 2 का 7 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा अपना 14, है ना। तो 14 मीटर जो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, मात्र फार्मूले का खेल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सभी को पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दो हमारी एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। दो सम होते हुए भी अभाज्य है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3 नहीं लगाना है किसी को भी। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज का मतलब होता है कि मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल, मतलब 3 को 5 बार गुणा करना। तो देखो 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 बार अगर पहाड़ा बोलेंगे तो यही आएगा। और औसत का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़ो बटे जितने पद है उनका भाग दे दो, है ना। तो पद कितने? 1 2 3 4 5, और इनको सबको जोड़ लो। तो 3 और 6 9, 9 और 9 18 और 12 30 और 15 45। तो कितने हो गए? 45 हो गए। और पद कितने हैं? 5 है, तो 5 से भाग दे दो। तो 5 नाम 45। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा करेक्ट। औसत क्या रहता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी को छोटा सा फार्मूला इसका याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1728 का घनमूल। ठीक है, घनमूल का मतलब होता है कि इसके ऊपर में क्या लगा दूं? करनी लगा दूं या रूट लगा दूं। ठीक है, 1728 के ऊपर अगर मैं ऐसे लगा दूं 3 करके, तो ये क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल निकालने का मैंने वीडियो डाल रखा है, आपको सर्च करने पे दिख जाएगा, क्यूब रूट बाय किशोर शर्मा। ठीक है, तो घनमूल निकालते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है उनको अंडरलाइन कर लो। तो मैंने 7 to 8 को अंडरलाइन करा। अब जो लास्ट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो जो 8 है, 8 का क्या करना रहता है? क्यूब करना रहता है। तो 8 का क्यूब होगा 512 रहेगा। और 512 का जो 2 है उसको लेना है सबसे पहले। तो ये मैंने 2 को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, 2 को ले लिया। अब बचा मेरा क्या? 1। तो 1 की मुझे क्या मिलानी है? रेंज मिलानी है। जो 1 है उसकी मुझे रेंज मिलानी है कि 1 किसके किसके बीच में आता है। तो देखो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब करूँगा मैं। 1 का क्यूब तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो ये जो मेरा 1 है ये 1 और 8 के बीच में आता है। तो मैं आगे वाली संख्या वहाँ रख दूंगा। तो ये हो गया 1 और 2, मतलब ये किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। ऐसे किसी भी प्रकार से आप 2 सेकंड में किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44वें क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें बोला है कि जो भी संख्या दे रखी है ना, आप पढ़ लेना, उसका स्थानीय मान आपको निकालना है। स्थानीय का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, मतलब वो जहाँ पर है उसके बाद में उसके जो इकाई अंक है उसमें आप जितने भी अंक है उतने जीरो लगाएंगे या उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात है। तो इसमें पूछा है 3 का। ठीक है, तो ये 3 मेरा कहाँ पर है? देखिए, तो 3 मेरा कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। इसके बाद आप संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 के पीछे 6 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 जीरो किस में लगी है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो संख्या है उसके पीछे इकाई अंक मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है या उतने जीरो लगाना है, एक ही बात है। और अगर पूछता कि जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है? जो है वो ही रहता है। अगर पूछता कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान 3 होता। 5 का जातीय मान पूछते तो 5 होता। 7 का 7 होता। 9 का 9 होता। तो जातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। और स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि 65% को भिन्न में बदलिए। 45वां क्वेश्चन है कि 65 को भिन्न में बदलिए, है ना। तो ये है 65 और प्रतिशत है। तो मैंने बोला है कि जब भी अपन परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। ठीक है, अब ये इकाई से कट रहा, 5 से कट रहा। तो 13 पंजे की 65 होते हैं, सभी जानते हैं। और 20 पंजे की 100 होते हैं। तो 13/20 जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये कहाँ दिख रहा है मेरे को? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आप सेक्शन वाइज बताइए और विशेषकर मैथ्स में बताइए कि सर हाँ हमारे मैथ्स में इतने सही हुए हैं, है ना। अब लास्ट सेक्शन बचा है सेक्शन डी, जिसको बोलते हैं तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति या रीजनिंग बोलते हैं। तो चलिए, बहुत इजी है, इसको समझ लेते हैं तर्क शक्ति को। कि AYS किसी सांकेतिक भाषा में AYS को BAT लिखा जाता है। तो BYS को क्या लिखते हैं ना? AYS को BAT, तो BYS को क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है? ये A को B लिख रहा है। ठीक है, A को B लिख रहा है, Y को A लिख रहा है और S को क्या लिख रहा है? T लिख रहा है। आपको ये देखना है। तो B को क्या लिख दोगे आप? तो B को आप सिंपल है कि C लिख दोगे। तो B को मैं इसको B को क्या लिख देता हूँ? सिंपल लिख देता हूँ। उसके बाद YS को तो इसने AT दे ही रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, AT लगा देना है। तो CAT इसको लिखेंगे, CAT लिखेंगे। CAT ऑप्शन नंबर ए में जो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है? 1 9 25 49 और डैश करके दे रखा है 121। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? किसी का वर्ग दिख रहा है ना। 3 का वर्ग 9 होता है,
5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, मतलब 1 3 5 7, मतलब विषम संख्याओं का वर्ग दिख रहा है। ठीक है, ये 1 का दिख रहा है, 1 3 5 7, तो अगला किसका हो जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो वह आदमी अपने शुरुआत बिंदु से कितना दूर है। देखो ये है आपका दिशा और दूरी वाला। तो अपन हमेशा बुक में दिशा और दूरी किसे बनाते हैं, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। आपको एक बड़ा सा प्लस बना लेना है। ठीक है, अपन ने एक बड़ा सा प्लस बना लिया, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा सा गलत बन गया है। जैसे मैंने लिया बड़ा सा प्लस, ये बड़ा सा प्लस ले लिया। ठीक है, अब चार दिशा बन गई। तो ये मेरी दिशा जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पूर्व रहेगी। ये दिशा मेरी पश्चिम रहेगी, ये मेरी उत्तर रहेगी, और ये मेरी क्या रहेगी, दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशा मेरी रहेगी। अब इसने जैसा जैसा बोला है वैसा चला दो कि 1 किलोमीटर किसकी तरफ चलता है, पूर्व की तरफ। तो ये मान लो ये आदमी यहाँ से चला, तो ये मैं इसको 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला दिया। ठीक है, यहाँ से ये आदमी चला, इसको मैंने 1 किलोमीटर चला दिया। ये 1 किलोमीटर में लिख देता हूँ कि ये 1 किलोमीटर जो है चला। ठीक है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, तो ये दक्षिण की तरफ मुड़ा दिया मैंने, ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। तो ये 5 किलोमीटर यहाँ चल गया। उसके बाद फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ा, मतलब फिर इधर मुड़ा। तो पूर्व किधर है, ये पूर्व मेरा इधर है, तो ये पूर्व की तरफ मैं इसको मुड़ा देता हूँ, पूर्व की तरफ मुड़ा दिया। पूर्व की तरफ चलने के बाद 2 किलोमीटर चला, तो ये जो चला ये कितना चला, 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ चलता है, तो ये ऊपर की तरफ चला और 9 किलोमीटर वो चला। कितना चला, तो ये मैं लिख देता हूँ कि ये 9 चला। अब पूछा है कि वह आदमी अपने शुरुआत बिंदु, तो शुरुआत बिंदु तो ये यहाँ था, तो यहाँ से इसकी दूरी पूछी है, इसकी दूरी पूछी है हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको जो रब हो रहा है, तो ताकि आप जगह समझ जाएं। ठीक है, अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से अपन सोल्व करेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सभी ने पढ़ा है, लाल बटा कक्का, है ना। कर्ण लंब और आधार सभी ने पढ़ा है। तो देखिए ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये थी कितनी, 1 किलोमीटर की। उसके बाद जो ये दूरी थी ये थी 2 किलोमीटर की। तो 1 और 2, ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर की। तो ये हो गया मेरा आधार। तो मैं लिख लेता हूँ कि आधार बराबर मेरा हो गया है 3 किलोमीटर। आधार कितना हो गया मेरा, 3 किलोमीटर हो गया है। उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ लंब, ठीक है, तो मेरा जो लंब है, लंब कौन सा है, ये वाला। तो लंब लिखता हूँ मैं, तो देखिए ये पूरा गया 9 किलोमीटर, ये पूरा गया 9 किलोमीटर, जबकि ये इतना क्या है, 5 है। तो 5 में से 9 जाएगा तो मेरा लंब कितना बचेगा, लंब बचेगा मेरा 4 किलोमीटर। तो लंब बच गया मेरा कितना, 4 किलोमीटर। उसके बाद मेरे को कर्ण निकालना है, तो 3 और 4 7 हो गए। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 25 हो जाएंगे ये। और 25 का जब क्यूब रूट निकालेंगे, सॉरी वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। और इसकी एक ट्रिक भी है, अगर कोई चीज़ 3 और 4 दे रखी है तो अगली भुजा क्या होगी, अपने आप क्या रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि PALE को 2132 कहा जाता है, ठीक है, EARTH को ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो देखो कोई ज़्यादा डाउटफुल नहीं है, इसी को ढूंढना है आपको। ठीक है, तो ये है अपना PALE, इसको ये कहा जाता है, तो इसको ये कहा जाता है, तो PE। अब इसमें देखो P को क्या कह रहा है, P को 2 कह रहा है ना। तो PEARL में लिख लेता हूँ। तो P को क्या कह रहा है, ये P को 2 कह रहा है, तो 2 लिख दो। ठीक है, E कहाँ दिख रहा है लास्ट में, तो E को 4 कह रहा है, तो 4 लिख लो। A कहाँ दिख रहा है 2 पे, तो 2 को 1 कह रहा है, लिख लो। R कहाँ दिख रहा है, R यहाँ दिख रहा है, R को कह रहा है 5, तो 5 लिख लो। और L को क्या कह रहा है, तो L को कह रहा है ये 3, तो 24,153 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, कि जो श्रेणी दे रखी है उसमें आपको अगला पद क्या रहेगा वो आपको बताना है, जो श्रेणी दे रखी है। ठीक है, तो ABCEFG IJK MNO, तो इसको देखते हुए आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखो ABC के बाद क्या छोड़ा है, D छोड़ा है, ABC के बाद D छोड़ा है, तो EFG आ गया। EFG के बाद क्या छोड़ा है, EFG, H छोड़ा है, H के बाद IJK हो गया।
IJ के बाद L छोड़ा है, MNO हो गया है, तो MNO के बाद क्या छोड़ देंगे, P छोड़ देंगे। तो P छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, P के बाद Q R और S। तो Q R S कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर D में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और हम एक से एक क्वेश्चन और ऐसी ही सीरीज लेकर आने वाले हैं कि जो भाई अभी आने वाली भर्ती में जो दे रहे हैं, जो अग्निवीर आर्मी की भर्ती दे रहे हैं, उनको घर बैठे अच्छे से तैयारी करवा सकें, ताकि आप बड़ी कोचिंग में ज़्यादा फीस अगर एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जय हिंद।